हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। ये है पार्ट 6। हमने इससे रिलेटेड 5 पार्ट पहले ही बना दिए हैं। ठीक है, अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको कवर करके आइए, तभी आगे बढ़िए। बीच बीच में से पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। हमने पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा 5 लॉज पढ़े हमने इस चैप्टर के 5 लॉज। फिर हमने पढ़ा मोल कंसेप्ट। फिर हमने पढ़ा परसेंटेज। फिर ppm ppb मोल फ्रैक्शन। फिर मोलैरिटी। फिर हमने पढ़ा मोलैलिटी। यह है लैरिटी, यह है लैलिटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्राम या फिर इक्विवेलेंट वेट। पहले हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट, फिर पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बस आज 2 टॉपिक हैं, छोटी सी वीडियो है, इसको कवर करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए ये क्या है। इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है कैपिटल ई इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक, जो भी आपको दिया हुआ हो, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या है? वैलेंसी फैक्टर है ये। अभी हम बताएंगे आपको वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। इतना समझ में आ गया हो? इसमें कुछ नहीं है। आप इसके फॉर्मूले को लिख लीजिए। आगे चलते हैं फिर फॉर्मूले को लिखने के बाद। तो डायरेक्ट अब हम चलते हैं वैलेंसी फैक्टर पे। वैलेंसी फैक्टर जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं वैलेंसी फैक्टर्स फॉर एसिड। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? इसके लिए वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी, मतलब कितने H+ आयंस एसिड देगा पानी में मिलने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वो उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे कि एग्जांपल है एक हमारे पास H2SO4 एग्जांपल है। तो इसको हम जैसे पानी में मिला है H2O, तो क्या निकलेगा? H प्लस SO4। ठीक है, यहाँ H कितने हैं? 2 है, 2H+, मतलब X इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगली बात समझ में? इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 HCl। इजी है, इसको भी वाटर में मिला दिए तो एक H है, H प्लस Cl-, तो X इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, अभी हमको क्वेश्चन से ही पता चल रहा था कि जैसे H2SO4 है कि 2H है यहाँ पे, तो 2H+ निकालेगा। HCl में हमने देखा एक H है तो एक H+ निकाला। लेकिन कई बार ऐसे नहीं होता है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास H3PO4। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। P क्या है? सेंट्रल एटम है इसके अंदर, P डबल बॉन्ड O,
PO4 और यहाँ पे H3, एरो O की तरफ, ठीक है, H प्लस है ये। तो आप देख के बता सकते हो कि ये X इज इक्वल टू 3 है, इसके अंदर 3H प्लस निकाल रहा है, ठीक है। ये तो आसान था, कुछ भी नहीं था। अब बारी है एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन है H3PO3। अब इसमें H3 था तो X इज इक्वल टू 3 हो गया, लेकिन इसमें X इज इक्वल टू 3 नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे कि इसमें हाइड्रोजन तो 3 ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका डायग्राम बनाते हैं। इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं हम, ये उसके अंदर X पता कर रहे हैं, क्या क्या वैलेंसी फैक्टर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं वैलेंसी फैक्टर? एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब एग्जांपल है हमारे पास H3PO3, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं, P डबल बॉन्ड O O O PO3 1 2 3 O खत्म। H कितने हैं? 3 है। यहां तो लगाए H, अब एक H लग जाएगा यहाँ पे, तो ये तो प्लस हो गया। कितने H प्लस निकाल रहा है ये पता चल गया आपको? X इज इक्वल टू 2 हो गया इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 3। तो कई बार ऐसा होता है, ये एक्सेप्शन है, H3PO3 एक्सेप्शन है। तो आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल बनाते जाइए। काफ़ी जगह पूछा जाता है H3PO3 वैलेंसी फैक्टर के नाम पे। फिफ्थ क्या है? H3PO2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे देख के बोलोगे कि भाई X इक्वल टू 3, लेकिन इसमें भी H3PO3 ही जैसा है। X इक्वल टू 3 नहीं है। P डबल बॉन्ड O खत्म, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। O के साथ कितने जुड़े? एक ही H प्लस जुड़ा, तो X इज इक्वल टू 3, 1। X इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। भाई वैलेंसी फैक्टर वही तो था कि भाई कितने H प्लस आयंस निकालेगा एसिड पानी में मिलने के बाद। पानी में मिलेगा तो ये इतने H प्लस निकालेगा। कितने निकालेगा? एक H प्लस निकालेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स। अब बेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई बेस के बारे में X की क्या वैल्यू रहती है। तो एसिड में हमने पढ़ा कि X इज इक्वल टू एसिडिटी होता है, ओबेसिसिटी होता है। तो बेस में क्या होगा? X इज इक्वल टू एसिडिटी, ठीक है। पानी में मिलने के बाद कितने OH प्लस आयंस निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि NaOH, पहला एग्जांपल है NaOH। तो कितना? Na प्लस प्लस OH माइनस, X इज इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जांपल है MgOH होल ट्वाइस। तो क्या निकलेगा ये? Mg प्लस प्लस OH माइनस 2 है OH, तो यहाँ पे X इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में? थर्ड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Al प्लस 3 प्लस OH माइनस कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे X इज इक्वल टू 3। भाई OH का ही वैल्यू देखना है। पहले हम H प्लस देख रहे थे कि कितना H प्लस है। ये हो गया बेसिस के लिए। इससे हमने पढ़ा था एसिड्स के लिए। उसमें एग्जांपल लिया था हमने H2SO4। तो उसमें क्या था? H प्लस प्लस SO4 माइनस, ठीक है। तो कितने H प्लस है? 2H प्लस, तो X इज इक्वल टू 1। आ गई होगी बात समझ में? इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स आने ही चाहिए।
क्योंकि अभी से आपका बेस खराब हो जाएगा तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस, अब है वैलेंसी फैक्टर फॉर आयंस, वैलेंसी फैक्टर फॉर आयंस। तो एक्स एसिड के लिए हमने पढ़ा कि एक्स क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा उसके लिए वैलेंसी फैक्टर होगा बेसिसिटी। बेस के लिए हमने पढ़ा एक्स होगा एसिडिटी। तो आयंस के लिए होगा एक्स इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं Na2CO3। ठीक है, 2Na प्लस प्लस, ठीक है, CO3 भी लिख लेते हैं, काम तो हमारा यही है। तो X इज इक्वल टू 2, कैटायन में कितने हैं 2 है पॉजिटिव चार्ज, एक Na पे कितना होता है पॉजिटिव चार्ज 1, तो 2 Na हो जाएंगे, 2 Na है यहाँ पे, बैलेंस करेंगे तो 1 प्लस 1 2 आ गई होगी भाई। 2 Na कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज 1 है, क्योंकि Na कितने हैं 2 हैं Na। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। OH माइनस, OH माइनस मतलब X इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे कि हमारे को तो पॉजिटिव चार्ज पूछा था, इस पे तो नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके OH के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसके कैटायन के पास भी 1 ही पॉजिटिव चार्ज होगा टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अगर Mg है, सॉरी Na है, तो उसके पास भी +1 ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है NH4 प्लस, इसके ऊपर तो पॉजिटिव ही है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। X इज इक्वल टू 1, SO4 2 माइनस, तो 2 माइनस तो 2 प्लस, तो X इज इक्वल टू 2। ठीक है, PO4 -3, X इज इक्वल टू 3। आपको पता चल गया होगा कि माइनस को भी क्यों मान रहे हैं, जहां मैंने लिखा टोटल पॉजिटिव चार्ज, भाई कैटायन ये तो एनायन हो गया, एनायन पे ही जितना होगा उतना ही कैटायन पे होगा। क्यों होगा, किसी भी मॉलिक्यूल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि वो न्यूट्रल रहे, जितना न्यूट्रल रहेगा उतना ही क्या स्टेबल रहेगा। सबको स्टेबल रहना है, अनस्टेबल कोई भी नहीं रहना चाहता। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मिटा रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी करेंगे, छोटी सी वीडियो है ये। हाँ, अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं मेरे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे पार्ट्स की वीडियो की लिंक है, एक एक करके सारी वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगी, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब है वैलेंसी फैक्टर फॉर रिएक्शंस। अब रिएक्शंस में वैलेंसी फैक्टर कैसे एक्ट करेगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल है H2SO4 प्लस NaOH गिव्स NaHSO4 प्लस H2O। अब आप देख सकते हो यहाँ H2SO4 है, यहाँ पे X इज इक्वल टू 2 है, H2SO4 में एसिड है, ये एसिडिटी का X क्या है बेसिसिटी, हमने पढ़ा था भी थोड़ी देर पहले, तो X इज इक्वल टू 2 है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे X इज इक्वल टू 1 है, एक ही H है। तो वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन कैसे, कौन सी रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कितना है,
LHS में कितना है, RHS में कितना है। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें क्या आएगा, आयन डिफरेंस। आयन डिफरेंस मतलब यहाँ पे 2 था, -1 = 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। यहाँ पे 2 आयन्स थे, यहाँ पे 1 आयन, दोनों का डिफरेंस करेंगे मतलब माइनस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आयन डिफरेंस आ जाएगा। वही क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। वहां पे डस्टर कहाँ गया, है ना। अब ये तो हमने पढ़ी है वैलेंसी फैक्टर फॉर रिएक्शंस। अब है वैलेंसी फैक्टर फॉर कंपाउंड। सॉरी, उससे पहले है वैलेंसी फैक्टर इन ग्रुप। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर इन ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल की पहली लिख देंगे हम, पहला ग्रुप। ठीक है, तो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम इधर रहता है, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर लिख देते हैं। H का वैलेंसी फैक्टर होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका तो है 1, ये वैलेंसी फैक्टर है। यहाँ पे पहले वैलेंसी फैक्टर इंक्रीज हुआ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप। लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो वैलेंसी फैक्टर पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, चलिए एक देखते हैं इस पे कि भाई इक्विवेलेंट वेट निकालना है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट वेट का, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब Al के ऊपर क्या चार्ज होता है, Al3+। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 27/3, 9 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए इजी था ये, तो कुछ भी नहीं था इसमें। आगे चलते हैं भाई, लेफ्ट से राइट जाएंगे, पहले वैलेंसी फैक्टर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। कार्बन तक इंक्रीज हुआ, नाइट्रोजन से डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेना इनको। अब है वैलेंसी फैक्टर इन कंपाउंड। वैलेंसी फैक्टर इन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां देखते हैं अब हम, जैसे कि टोटल चार्ज ऑफ वन टाइप, मतलब इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ वन टाइप। इसका मतलब देखते हैं सेंटेंस का, टोटल चार्ज ऑफ वन टाइप। ठीक है, जैसे कि है A4B7, कोई भी कंपाउंड है ये, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आता ही है आपको, ये वाला क्रिस क्रॉस सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 7 है क्रिस क्रॉस सिस्टम में, ये जो 7 है ये इसकी पावर है, ये जो 4 है ये इसकी पावर है, और ये जो 4 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और ये जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मतलब लिख के बताता हूं, जैसे कि A4B7 है तो 4A7 प्लस 7B4। आ गई आपको बात समझ में। ये वाली जो है 7 ये इसकी पावर है, 4 इसकी पावर है, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और 7 इसके खुद के मल्टीप्लाई है। ठीक है,
ये हमने निकाल लिया, सॉरी प्लस और माइनस तो लगाना ही भूल गए, एक अनायन होता है और एक कटायन होता है। तो ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस। तो आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद करें, इसको करेंगे आप तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो बता ही देता हूं। तो जैसे क्या होगा, मैंने भी बताया, ये इसकी मल्टीप्लाई में होगा तो 2Al और ये 3 है, ये इसकी पावर है, ये 2 है जो इसकी पावर है, और 2 इसकी ही मल्टीप्लाई और 3 इससे मल्टीप्लाई। तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, Al है, Al की पावर क्या है +3 प्लस 2 इसकी पावर है SO4 -2 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे अब इसको पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 गिव्स 6। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ गया, पूरे कंपाउंड का 6 आ गया इसका वैलेंसी फैक्टर। इजी था ये तो, कुछ भी नहीं था वैलेंसी फैक्टर इन कंपाउंड, बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है इसमें। समझ में आ गया होगा आपको कि वैलेंसी फैक्टर इन कंपाउंड क्या है। इजी टॉपिक है, कुछ समझने का ज़्यादा है नहीं इसमें, क्रिस क्रॉस सिस्टम था बस। जैसे कि A4 B7, तो B तो इसकी पावर है, 4 इसकी पावर है, B क्या है A की पावर, A की पावर क्या है 7, 7 किसकी पावर है A की, और 4 किसकी पावर है B की। और अब जो ये 4 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, और फिर जब इनका वैलेंस फैक्टर निकालेंगे तब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम क्या था, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमें पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास, कौन सा मास, गिवन मास किसी का भी एटम या फिर मॉलिक्यूल का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, ये तो एक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट, ये आप लिख लीजिए, ये इसका मेन फॉर्मूला है। अब इसको एलैबोरेट करेंगे तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। रेसिप्रोकल करें, वैलेंसी फैक्टर ऊपर गया तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दिख रहा है आपको, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको लिख देते हैं n इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये इसका एक ट्रिक है छोटी सी निकालने की। ठीक है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक ही करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ आते भी नहीं है इस पे क्वेश्चन, इजी टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH, डस्टर कहाँ गया, पूरा ही मिटा देते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH, तो हमें इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो गिवन मास कितना है हमारे पास, सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं इसका। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, Na
इज इक्वल टू 23, O इज इक्वल टू 16, H इज इक्वल टू 1, 0, 40 आ गया। NaOH कितना हो गया 40। तो पहले इसका क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं 40। और NaOH इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि Na प्लस प्लस OH माइनस, ये एक बेस है तो कितना OH निकल रहा है, एक निकल रहा है। तो इसका वैलेंसी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40। तो 0.4 गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, ये आ गया इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो वीडियो पॉज करें, आराम से देखें मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, आराम से देखें कि मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं, फिर आगे देखें। ठीक है, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2SO4। हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है 3 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स 3 है, वैलेंसी फैक्टर कितना है H2SO4 का, H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 है, 2 माइनस होता है तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, तो इसका आ गया 6, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपको मेरा समझ में आया हो कि मैंने क्या पढ़ाया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और केमिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।